ग्रेड के कट ऑफ कम रही है, बिल्कुल कम रही है। आपने यदि कट ऑफ देखी है तो आपको मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बता दूं, हो सकता आपको दिख रहा होगा, है ना। ये आप कट ऑफ देखिएगा जनरल की 227, ये थोड़ी कट ऑफ दिख नहीं रही है क्योंकि ये ब्लर हो रही है फोटो, है ना। यहां 288 है, यहां 322 है ना। यानी इंग्लिश की जो है थोड़ी सी जरूर ज्यादा गई है कट ऑफ, बाकी जो है कट ऑफ कम रही है ना। बाकी कट ऑफ क्या रही है, सामान्यतः कम रही है। और आपके लिए जो अच्छी बात है, अब बात आती है सर इसकी कट ऑफ कम क्यों रही है, यानी फर्स्ट ग्रेड जो है इसकी कट ऑफ कम क्यों रही है। तो देखो, एक तो पहली विषय, प्रथम जो विषय है जो मेरे माइंड में आता है वो विषय क्या है कि पेपर जो है, पेपर या मैं कहूं एग्जाम जो है प्रामाणिकता के साथ हुआ है, प्रामाणिकता के साथ हुआ है। यानी इसमें किसी प्रकार की चीटिंग या किसी प्रकार के पेपर आउट होने जैसी घटना नहीं हुई है। ऐसी किसी घटना के बारे में आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड पेपर में नहीं देखने को मिला। और सेम बात जो है, सेम चीज लागू होती है आपके रिट पर भी। आपने देखा होगा रिट मुख्य परीक्षा जो है, रिट मेन जो एग्जाम था, उसमें किसी प्रकार के कोई पेपर आउट होने जैसी अफवाहें भी नहीं चली थी। यानी कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हुआ जिस प्रकार से सेकंड ग्रेड में अपन को देखने को मिला था। और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट फिर भी कहीं ना कहीं चौंका सकता है, कहीं ना कहीं चौंका सकता है, मतलब अपर की तरफ जा सकता है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट है, या जो अभी 2 गुना विद्यार्थी जो लिस्ट जारी हो रही है, अब 1 गुना के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक विषय में 10 नंबर बढ़ा लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अपन को एक लिखता है कि विश्वसनीयता और जो प्रामाणिकता है, यानी जिन विद्यार्थियों ने मेहनत की है, एक्चुअली उन्हीं को वो परिणाम और वो प्रतिफल मिला है। तो यहां से बात पता है और पक्का है कि भाई रिजल्ट जो है किनका अपन बात कर रहे हैं, किनका, फर्स्ट ग्रेड का यदि इस तरह का आया तो रिट का भी कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम आने रहेगा। बात करें सेकंड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड का यदि परिणाम पहले आ जाता है, परिणाम पहले आ जाता है, और मान लो परिणाम पहले आने की संभावना थोड़ी कम दिख रही है, और उसका कारण यह कि आरपीएससी के ऊपर सरकार का कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। हाँ, कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है सरकार का, लेकिन आरपीएससी पे प्रेशर नहीं बना पाते मंत्री। केवल आरपीएससी से निवेदन कर सकते हैं सरकार कि भाई जो है आप परिणाम थोड़ा समय से निकालिए और जल्दी कीजिए, ठीक है ना। तो सेकंड ग्रेड का यदि परिणाम देरी भी होती है तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी यदि सेकंड ग्रेड का आ जाता है परिणाम, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे कि भाई हमारे सेकंड ग्रेड में हो रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना ही करवाएंगे। अब बात करते हैं सर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी विषय वस्तु को अपन को ध्यान रखना है। देखिए, मैं दोनों के सेट अलग अलग बना के लाया हूं। मैंने एक बार पहले भी वीडियो डाला था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, लेकिन उसमें 2-3 बहुत कमेंट आए। एक तो कि सर ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो कितने समय के लिए वैलिड रहता है। दूसरा आया सर आय प्रमाण पत्र 1 पेज वाला होता है 4 पेज वाला। तीसरा आया दहेज वाला सर्टिफिकेट कौन कैसा होता है। तो ये सारी जो आपके कंफ्यूजन थे वो सारे आज मैं पीडीएफ के माध्यम से लेकर आया हूं, पूरा वीडियो देखिएगा। देखो, सबसे पहले तो आपके सामने दिख रहा है, मैंने लिखा कि इन सभी दस्तावेजों के 3 से 4 कॉपी करवा के रखें, 3 से 4 सेट बना लेने आपको ना। लेवल 1 के इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं अपन, जो कौन कौन से होते हैं। देखो, पहले तो मूल आवेदन पत्र, आपका जो मूल आवेदन भरा था वो, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का प्रमाण पत्र। देखो, मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों हैं। 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का प्रमाण पत्र, बीएसटीसी की मार्कशीट दोनों साल की, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहां रहेंगे कि सर अभी हमने एग्जाम तो दिया, पेपर भी हमारा अच्छा हुआ है, लेकिन अभी तक हमारा सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो हम क्या करेंगे। तो देखो, आपका डॉक्यूमेंट जो डीवी होगी उससे पहले आपका परिणाम आना और आपके पास मार्कशीट होना आवश्यक है। बीएसटीसी का प्रमाण पत्र ये भी आवश्यक है। बहुत बार रिजल्ट आ जाता है, प्रमाण पत्र में देरी हो जाती है, नहीं आता है तो भी समस्या आती है। बीएसटीसी का चरित्र प्रमाण पत्र, यानी जिस कॉलेज से आपने बीएसटीसी की है वहीं का आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा। बीएसटीसी में प्रवेश की तिथि का प्रमाण पत्र, यह भी काफी महत्वपूर्ण होता है। एक बच्चे कमेंट था पिछली बार कि सर जिस कॉलेज से मैंने बीएसटीसी की थी वह तो कॉलेज ही बंद हो चुका है, तो अब मैं कहां से लाऊं। यह भी एक बड़ा विषय है, तो आपको इसको देखना पड़ेगा। आपको इन चीजों को अभी से जो तैयारी में रहना, क्योंकि बाद में पता लगा जिस प्रकार से जो है अपने शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं और सूचना दी है कि जैसे ही परिणाम आएगा उसको 45 डेज के अंदर हम नियुक्ति दे देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है नियुक्ति देना, क्योंकि भाई लगभग 1 लाख, क्योंकि 96,000 डबल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 96,000 का, तो 96,000 विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, उनकी लिस्ट तैयार करना और फिर उनको नियुक्ति देना, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। लेकिन चूंकि सरकार चाहेगी जितना जल्दी हो सके उतना, जिससे कि वोट में कन्वर्ट हो सके उनका काम,
रिट 2021 यानी आपने 21 वाला दिया तो 21 वाला जो आपका प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। प्री या 2022 का दिया आपने प्री वाला, है ना, तो वो आपका प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अब ये देखो यहां जाति प्रमाण पत्र जो है, जैसे बात कर लेते हैं अपन ST SC, इनका तो क्या होता है आजीवन होता है। क्या होता है आजीवन, यानी एक बार बन गया तो वह जीवन भर चलता है। बात यहां पर आती है ओबीसी की, ओबीसी की आती नॉन क्रीमी के ना, नॉन क्रीमी की। तो इनका ये ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, बहुत जगह भ्रमित है कि 6 माह है, लेकिन मैंने इसके ऑथेंटिक ऑर्डर देखे आज और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 3 साल तक जो है वैलिड रहता है। कब तक रहता है? 3 साल तक जो है वैलिड है ओबीसी का सर्टिफिकेट। बाकायदा इसका ऑर्डर है 3 साल तक का ओबीसी का सर्टिफिकेट क्या रहता है वैलिड रहता है। मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, स्काउट प्रमाण पत्र, अविवाहित या विवाहित शपथ पत्र, है ना, विवाहित होने पर का प्रमाण पत्र, यानी आप अविवाहित हैं तो उसका भी शपथ पत्र और विवाहित हैं तो भी उसका भी शपथ पत्र, ठीक है ना। घोषणा पत्र एक निर्धारित प्रारूप में, घोषणा पत्र वो मैं आपको बताऊंगा। शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में, ये भी प्रारूप है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस वेरिफिकेशन है आपका जब ज्वाइनिंग ऑर्डर आ जाए उसके बाद का चाहिए होता है ना, उसके बाद में। ये आप ऐसा नहीं कि भैया आज आप 6 महीने पहले ही जो है पुलिस वेरिफिकेशन करा लो और उसके बाद में आपने कोई जो है काम कर दिया, कांड कर दिया और फिर कह रहे हो नहीं देखो मेरे तो ये पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, ज्वाइनिंग लेटर आ जाए उसके बाद का। बैंक डायरी खो चुकोगी क्योंकि आपकी सैलरी आएगी ना भाई, चमचमाते 2-2 हजार के नोट आएंगे। और हेल्थ सर्टिफिकेट ये भी ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद के, यानी ये 2 जो काम हैं आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद के हैं, है ना, ये 2 काम के आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद के हैं। आई बात समझ में आपको? तो ये जो कागज थे या डॉक्यूमेंट से किसके थे L1 के। चलिए L2 की बात करते हैं, ये लीजिए L2 की सारे डॉक्यूमेंट, आई होप आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। देखो वही मूल आवेदन पत्र है, 10वीं की मार्कशीट है, 10वीं का प्रमाण पत्र है, 12वीं की मार्कशीट है, 12वीं का प्रमाण पत्र है, बीएड की मार्कशीट, दोनों साल की ध्यान रखेगा, बीएड की मार्कशीट। और यदि कोई 4 ईयर वाला बच्चा है, 4 ईयर वाला बीएड किए जिसने, तो 4 ईयर वाला चाहिएगा उसको बीएड का प्रमाण पत्र, बीएड का करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी जहां से बीएड किए वहां से चरित्र प्रमाण पत्र भी। जो चरित्र प्रमाण 2 बन रहे, एक वर्तमान का और एक बीएड की। बीएड में प्रवेश स्थिति का प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखिएगा, इसमें काफी दिक्कत आती है विद्यार्थियों को सामान्यतः, ठीक है। फिर बात करें रिट 2017 वाला यदि आप दिया, 2021 वाला जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र आपको लगाना है। जाति प्रमाण पत्र वही ST SC का जो है आजीवन रहता है। और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी का क्या रहता है मेरे भाई 3 ईयर रहेगा, 3 साल का रहता है। मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, स्काउट, विवाहित शपथ पत्र, विवाहित होने का प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में, शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद का, है ना, और बैंक डायरी, हेल्थ सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद। ये दोनों क्या है ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद के चाहिए। ये जो है डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं, ठीक है। अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं कि सर ये जो लेटर है वो कौन से हैं। देखिए ये रहे वो, जैसे दहेज नहीं लेने देने से संबंधित घोषणा पत्र, है ना, दहेज नहीं लेने देने से संबंधित शपथ पत्र। तो यहां देखो जैसे मैं, यानी आपका नाम आ जाएगा, आप पिताजी का नाम आ जाएगा, निवासी कहां के हो ये आ जाएगा, राजस्थान माध्यमिक, राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 से यहाँ ये पुराना लेटर है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा जो भी वर्तमान चल रहा है कि 22-23 या 23-24 के अंतर्गत जारी विज्ञप्ति, आप उसमें विज्ञप्ति लिखने है और ये सारी जानकारी आपको लिख के और ये क्या करना पड़ता है, एक घोषणा पत्र बनाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे दहेज नहीं लेने देने संबंधी घोषणा पत्र है, बात समझ आ गई आपको। इस प्रकार के घोषणा पत्र आपको मैं किस पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखिएगा, इस पे बहुत सारे बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन किया है। दिव्यांगजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप से, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होगा, उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण का यहां बताया गया है कि जिस जाति का जो है दिव्यांग, उसी जाति के लोगों को वो सीट मिलेगी। कहने का मतलब यदि जनरल की सीट मान लेते 10 हैं और जनरल के बच्चे 8 ही हैं तो वो 8 ही जाएंगे, ये नहीं कि 2 खाली रह गई तो ओबीसी वाले बच्चे इस पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, का होगा उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा, यानी दूसरे वर्ग के बच्चों को उसकी सीट नहीं दी जाएगी। फिर देखिए राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगजन की
अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जाएगी। यानी मान लो रिक्त रह गया पद, तो ऐसा नहीं कि भैया किसी और को दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। वो रिक्त पद खाली रहेगा, अगली भर्ती में समायोजित किया जाएगा। बात समझ में आ रही होगा आपको। आगामी भर्ती वर्ष में उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अंतर परिवर्तन इंटरचेंज कर भरा जाएगा। अब ये कह रहा है कि जैसे मान लो इस भर्ती में नहीं मिला पद, फिर अगली भर्ती में भी नहीं मिला, ऐसी स्थिति में इंटरचेंज किया जा सकता है। यानी कि 2-3 भर्तियां कंटिन्यू देख रहे हैं लेकिन भैया लोग मिल ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कर सकते हैं। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा। ये लो, मान यहां एक और चीज है, मान लो दिव्यांगजन की यदि लगातार 2 भर्तियां 3 भर्तियों से पद रिक्ति चल रहे हैं तो फिर जो नियुक्ति देने वाला बोर्ड है वो उनके अलावा भी किसी व्यक्ति से पोस्ट भर सकता है। दिव्यांगजन आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में यथास्थान अपने वर्ग, दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व का प्रस्तुत करना होगा। यानी ये जो है आपकी जो भर्ती है ना, ये भर्ती जो है अपने 2022 की है ना, उससे पहले का आपका दिव्यांगजन का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उस टाइम पे तो दिव्यांगजन कर दिया और सर्टिफिकेट आज की डेट का बना लो, ये काम नहीं चलेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। ऐसे भी बहुत सारे कलाकार हैं आजकल जो बाद में बनवा लेते हैं फर्जी, तो ये ध्यान रखना, ऐसे फर्जी यदि बनाओगे तो आप पकड़े जाओगे और चोट हो जाएगी। ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं अपने दिव्यांगजन के संबंध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थायी दिव्यांगजन प्रमाण पत्र यानी परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान के निःशक्त व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्त दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों पर पात्र माना जाएगा। यानी आप जो दिव्यांग हैं, देखो बहुत सारे दिव्यांगजनों को देखते हैं 10% भी होते हैं, 15% भी होते हैं, 20% भी होते हैं, 25% भी होते हैं, 35% भी होते हैं। यहां क्लियर लिखा हुआ है कि 40% या उससे अधिक तो ही आपको दिव्यांग माना जाएगा, बाकी आपको दिव्यांग नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल दिनेश मैं आपके कमेंट देखूंगा मेरे भाई, बिल्कुल थोड़ा सा वेट कर लो, इन चीजों को बता दूंगा आपको। तो दिव्यांगजन वाले बच्चे ध्यान रखें कि आपने यदि फॉर्म भर भी दिया है तो आप ये देखो कि आपका दिव्यांगजन वाला 40% से अधिक का है या नहीं है। दूसरी बात, आपका दिव्यांगजन का जो सर्टिफिकेट है वो इस भर्ती से पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस टाइम पे तो आपने भर दिया कि वह मेरा बन रहा आ जाएगा, तो आप भैया अभी से तैयारी कर लेना, आपका रिजेक्ट होने वाला है। ठीक है, और तो बाकी तो ये प्रावधान किए गए हैं। आगे बात करते हैं। अब एक और देखो, उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान। ये भी बच्चे काफी पूछते रहते हैं कि उत्कृष्ट जो खिलाड़ी वाला है उनमें क्या चीजें हैं, क्या हमारे को कोई फायदा है या नहीं है। देखो एक क्लियर लिखा है, कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना ये के तहत उत्कृष्ट ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने उक्त सारणी स्तंभ 2 में उल्लेखित अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित किए गए अनुसूचित स्तंभ संख्या 3 में है ना अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट चैंपियनशिप में टीम में प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। यानी आप उत्कृष्ट श्रेणी कब आओगे, आप खिलाड़ी वाले कोटे में, ये देखना खिलाड़ी कोटे में कब आओगे आप। ऐसा नहीं कि मेरे को कबड्डी आती, मैंने भी ग्रामीण में भाग लिया था, ग्रामीण ओलंपिक नहीं। देखो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन है ना ये टूर्नामेंट, एशियाई ओलंपिक परिषद एशियन गेम्स में, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद दक्षिण एशियन गेम्स जो सामान्यतः सेप गेम्स के रूप में जाने जाते हैं, राष्ट्रमंडल खेल राष्ट्रमंडल गेम्स, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप, एशिया ओलंपिक एशियन चैंपियनशिप, अंतरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद अंतरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स और एशियन। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के यदि आपने कोई गेम्स में आपने भाग ले रखा है ना और उसका कोई सर्टिफिकेट है तो आपका इसका फायदा होगा। बाकी ये नहीं सर मैं भी कबड्डी खेलता हूं, कबड्डी मेरे को भी खेलनी आती है और मेरे को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा मेरे भाई नहीं होने वाला है, ऐसा फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो मैंने आपको डीवी के सारे डॉक्यूमेंट बता दिए, सर्टिफिकेट्स के बारे में जानकारी दे दी है और फिर मैं कहूंगा, फिर मैं एक ही बात कहूंगा आपको, देखिए ये जो परिणाम था, देखिए ये जो परिणाम था फर्स्ट ग्रेड का जो परिणाम आया अभी है ना, फर्स्ट ग्रेड का जो परिणाम आया है वह परिणाम जो कट ऑफ वाले जो लोग कट ऑफ बता रहे थे है ना, कट ऑफ बता रहे थे उस कट ऑफ से बहुत कम रहा है, बहुत कम रहा है।
2 गुना में, है ना, 2 गुना में। अब वो कहेंगे नहीं से तो 1 गुना का आएगा तो बढ़ जाएगा। 1 गुना में ज्यादा से ज्यादा अभी जो कट ऑफ आई ना, उससे 10 अंक मान लो, किसी में 10 मान लो, किसी में 12 मान लो, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली। और ऐसा ही देखना सेकंड ग्रेड, जो अपने थर्ड ग्रेड है ना, थर्ड ग्रेड का परिणाम भी ऐसा ही रहने वाला है, यानी अप्रत्याशित क्या रहेगा, कम रहेगा। उसका कारण क्या है, देखो फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी ईमानदारी से हुआ था, फर्स्ट ग्रेड में भी कहीं चूचपट नहीं हुआ था, कोई पेपर लीक होने जैसी घटनाओं का जिक्र नहीं हुआ था, नहीं कहीं मीडिया में रहा था, और ऐसा ही रिट मेंस में भी हुआ है। फर्स्ट ग्रेड में भी नेगेटिव मार्किंग है और इधर भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। और दूसरी बात, थर्ड ग्रेड में सबसे बड़ी समस्या क्या रही विद्यार्थियों को, क्योंकि उनको यह आभास ही नहीं था कि भाई नेगेटिव है तो डरते रहे, वो क्या रहे, डरते रहे। और डरने का पता है सबसे बड़ा कारण क्या था, उन्होंने एग्जाम से पहले इतने भयंकर भयंकर लेवल के पेपर उन्होंने दे रखे थे, और उन पेपरों में उनके मेरे भाई कहीं 40% बन रहे थे, किसी के 60% बन रहे थे, किसी के 50% बन रहे थे, किसी के 66% बन रहे थे। तो उनके माइंड में ये सेट हो चुका था, ऐसे पेपर दे देकर थर्ड ग्रेड वाले बच्चों को इतने मॉडल पेपर सोल्व किए भाई, इतने मॉडल पेपर सोल्व किए कि आप, मैं मेरे खुद की कोचिंग की बात बता रहा हूं आपको, नवंबर में मेरे भाई प्री का रिजल्ट आया था, और नवंबर से तो मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज लोगों ने ज्वाइन कर ली थी। अब मेरे को तो यही समझ में नहीं आया इस बार थर्ड ग्रेड वाले विद्यार्थियों का कि उन्होंने पढ़ाई कब की, क्योंकि जुलाई में आपका ये एग्जाम हुआ था, 1 अगस्त से लोगों ने बैच स्टार्ट किए, हमने 1 अगस्त से बैच स्टार्ट कर दिया था, कुछ 1 अगस्त से बन गए थे, फिर बाद में नवंबर में आए, और नवंबर में आते दिवाली आ गई, और उसके नवंबर से लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी, ये मॉडल पेपर। और फिर पेपरों का लेवल जो बनाया भाई, हमने भी बहुत लेवल बनाया था, मैं खुद कह रहा हूं, और उसका कारण यह था कि यार कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, पेपर बहुत हार्ड लेता है, पेपर बहुत उत्तम श्रेणी का आता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम पेपर देते गए, अंत में एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, वो वीडियो आज भी पड़ा हुआ है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, सत्य बात बोलूंगा, मैंने कहा था पेपर बहुत आसान आएगा। आप कोशिश करना कि 100-150 में से कम 110, 115, 120 क्वेश्चन करके आइएगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या किया मेरे भाई, इस नेगेटिव डर के मारे कि नेगेटिव नहीं हो जाए, क्योंकि प्रत्येक कोचिंग वाला सिर्फ एक ही बात पे जोर दे रहा था, कुछ भी हो जाए आप नेगेटिव मत करना, कुछ भी हो जाए आपको 100% आए वही करना, कुछ भी हो जाए आप नेगेटिव मत करना। बच्चों में डर था, उस डर के कारण से क्या किया उन्होंने, रिस्क कम ली। और आप जानते हो भले कितनी आप सोच समझ के कर लो, एग्जाम का मतलब ही होता है कि क्वेश्चन तो गलत होगा। अब फिर आपको उस तरह तो क्या करते बच्चे, जानबूझ के गलत करके आते नहीं। देखो जहां नेगेटिव मार्किंग होती है ना, वहां रिस्क लेना पड़ता आपको, क्योंकि आप जानते हो कि पेपर का स्तर ऐसा है, बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है, तो आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे मेरे विद्यार्थी, ऑफलाइन विद्यार्थी जिनको मैं जानता हूं, है ना, ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सोचा 150 में से कि गुरुजी मेरे को तो 90 क्वेश्चन पक्के आ रहे थे, तो मैंने फिर क्या किया, गुरुजी मैंने तो 90 ही किए, गुरुजी मैंने तो 90 ही किए, मेरे को कॉन्फिडेंस था कि ये तो पूरे सही हैं, मैंने रिस्क ली नहीं कि फालतू गलत अपने करना ही नहीं। अब उसके बेचारे की क्या हो गया, इस 90 में से भी 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए। गलत कैसे हो गए कि आप देख लो ना, आंसर की गलत आई, क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं थे। अब ये 90 वाला बच्चा कहां आ गया, 85 पे आ गया या 83 पे आ गया। अब इसके तो डर हो गया ना बाहर होने का, बात समझ रही आपको। तो ये समस्याएं जो है काफी बच्चों को परेशान कर रही है मेरे भाई, ये समस्याओं के कारण से है ना बच्चे जूझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार होगा क्या, किसी को भी कुछ स्पष्टता दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं एक ही बात पे, मेरी बात पे अभी भी अड़िग रहूंगा और 101% अड़िग रहूंगा, आपकी जो कट ऑफ है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपका और मेरा सामना हंसते हंसते होगा, खुश होते हुए होगा, और सीना फुला के होगा कि देखिए मैंने कट ऑफ बताई थी। अब उस कट ऑफ क्या बता रहे हो आप, उसका वीडियो मैंने बहुत पहले डाल दिया है, मैं बार बार उस कट ऑफ की जिक्र नहीं करूंगा। मैं ये वीडियो भी इसलिए लेकर आया हूं कि बहुत ज्यादा बच्चे निराश हैं, बहुत ज्यादा हताश हैं। मैं देख रहा हूं मेरे वीडियो जो हैं, मैं यदि कोई पढ़ाने का वीडियो लेकर आ रहा हूं, मेरे पास अभी व्हाट्सएप पे कम से कम मेरे कोचिंग के ऑफलाइन बच्चों के 50 ग्रुप हैं, मोर देन 3500 के आसपास बच्चे मेरे टेलीग्राम पे हैं। मैं लिंक शेयर करता हूं, बच्चे आते हैं भाई साहब 4, 5, 10 पढ़ने वाली वीडियो पे। क्यों? क्योंकि वो निराश हो चुके हैं, उनमें हताशा इतनी भर भर के कूट के भरी गई उनमें, उनको लग रहा है यार क्या हो रहा है ये, है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो अब देखना ही नहीं चाहते, पढ़ाई की तरफ देखना ही नहीं चाह रहे। तो ये जो अपन ने कर रखे ना, ये थोड़ा सा मेरे भाई गलत कर रहे हैं, अपन सही दिशा में नहीं चल रहे। मैं आपको एक बड़े भाई के तौर पे कह रहा हूं, है ना, क्यों जो कहते हैं ना, जो हो गया सो हो गया, अब चिंता करने से, तनाव लेने से कोई मतलब वाली बात तो है नहीं। अब अपन को सिर्फ ये करना है
अब मैं कहूंगा कि आप आगे तैयारी करो तो अभी मेरे कहने लग जाए अच्छा आप तो अपना कोर्स बेच लो। लेकिन अपने पास अल्टीमेट, मैं तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उसके उपलक्ष्य में यही कहूंगा कि उस व्यक्ति को सोचिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में सोचिए कि क्या संघर्ष किया होगा, क्या समय रहा होगा। जिस दलित जाति से आते थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महार जाति से, दलितों में सबसे निम्नतम दलित, जिसकी बोली से, जिसकी परछाई से लोग अपने आप को अछूत मान लिया करते थे, उस व्यक्ति ने अपने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन तनिक भी इस बात को लेकर चिंतित नहीं हुए कि मेरा परिणाम क्या होगा। तो आप सबको मैं यही कहूंगा कि मेहनत और संघर्ष ही जीवन है। यदि आपने इसमें अपने आप को ढाल लिया, यदि आपने इसमें अपने आप को पिरो दिया, तो मैं गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मेरे बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन हो, आप कभी जीवन में निराश नहीं होंगे। हाँ, सफलताएं असफलताएं तो आती जाती रहती हैं, मिलती जुलती रहती हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसने संघर्ष किया है, जिसने संघर्ष किया है, इतिहास उसी ने रचा है मेरे भाई, है ना। जिसने संघर्ष किया है, इतिहास उसी ने रचा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय क्या उस जमाने में केवल एक ही व्यक्ति था जो पढ़ रहा था? और भी बहुत सारे व्यक्ति हुए होंगे, लेकिन चूंकि इनका जीवन संघर्षों से जूझकर और ये पत्थर से हीरे बने थे। तो यही है कि आपको कट ऑफ के बारे में मैं यही कहूंगा कि कट ऑफ रिट की कम जाएगी, पक्का कम जाएगी, 101% कम जाएगी। तो आपको इस बात को लेकर चिंतित नहीं होना कि सर मेरे कट ऑफ में मैं रह रहा हूं या नहीं रह रहा हूं। मैं यही चाहता हूं आप सबका सिलेक्शन हो, लेकिन यह बात भी उतनी ही सत्य है कि सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला। जहां 10 लाख विद्यार्थी हैं और 46,000 विद्यार्थी ही मात्र सेलेक्ट होने वाले। अब देखो इसमें चिंतित भी कौन से बच्चे, बताऊं आपको, चिंतित भी एक्चुअली वही बच्चे हैं। अब वो अलग बात है कि मेरे द्वारा कहना बड़ा आसान है, लेकिन एक्चुअली चिंतित भी वही बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है। जिन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की वो चिंतित नहीं है, वो जानते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होना। लेकिन जिन्होंने पिछले साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल से जिन्होंने कड़ी मेहनत की है और जिनका सपना था और उनको लग रहा है यार होगा कि नहीं होगा, उनको तनाव जरूर है, उनको चिंता जरूर है, और वो होना स्वाभाविक सी बात भी है। ऐसा नहीं कि भाई सर कैसे करें, चिंता कैसे दूर चली जाए। तो देखो ये भी इतना आसान नहीं है बात। चलिए मैं इसी के साथ में आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं जो काफी महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी क्या है मेरे भाई, ये देख रहे हो आप, ये थंबनेल मैंने रख दिया इधर, और ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके छोटे भाई बहन के लिए भी महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अनुप्रति निशुल्क कोचिंग योजना, अनुप्रति निशुल्क कोचिंग योजना के फॉर्म चल रहे हैं मेरे भाई। इसकी 20 तारीख जो है ना, 20 अप्रैल अंतिम तिथि है। आप सबसे मैं ये कहूंगा कि निशुल्क वाला फॉर्म, यदि आप, सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चन जो आ रहे हैं कि सर मेरा बीएसटीसी सेकेंड ईयर में हूं मैं, बीएड सेकेंड ईयर में हूं मैं, बीएसटीसी वाला हमारा रिजल्ट तो आ गया है लेकिन अभी मार्कशीट नहीं आई है, तो मैं क्या फॉर्म भरूं? तो मैंने कहा भाई फॉर्म आपका यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। रिट के लिए तो आप अप्लाई करोगे तो आप क्या करो, मैंने कहा भाई आप कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए कर लो, कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए अप्लाई कर दो। गुरुजी हमारे को तो रिट की तैयारी करनी है, आप तो इसी के अप्लाई कर दो, मैं आपको रिट की तैयारी करवा दूंगा। मैंने कहा कि आप तो इसी के लिए अप्लाई कर दो, किसके लिए? कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए, मैं तो आपको रिट की तैयारी करवा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आता है सर हॉस्टल पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो हॉस्टल पेमेंट न तो हमारे हाथ में है और नहीं हम दे सकते, वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ही उसके बारे में बता सकती है कि देगी या नहीं देगी, या आएगा तो कितना आएगा। ठीक है ना, ये चीज जो, ये जरूर फॉर्म भरना, अपने छोटे भाई बहन को भरवाइएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर्थिक समस्या आपके ऊपर बोझ ना बने, आप जरूर इसका फॉर्म भरिएगा जिससे आपको इसका फायदा मिल सके, है ना। और एक और छोटी सी बात, दक्ष स्टडी सेंटर की अपनी खुद की बीएसटीसी गाइड है, तो जो भी बच्चा लेना चाहे उसको बता सकते हो, आप रेफर कर सकते हो। अब मैं आपके कमेंट्स लूंगा थोड़ा सा, क्योंकि आप काफी कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं आपके कमेंट्स की तरफ थोड़ा ध्यान देता हूं। चलिए सबसे पहले लोचना शर्मा करें, लेवल 1 ओबीसी 82, लोचना शर्मा 82। अब आप ओबीसी में कहां से, उस पर निर्भर करेगा। इंग्लिश ओबीसी डाइवर्स कैटेगरी में 76 है, क्या चांस है सेलेक्ट होने का? श्री कृष्णा, देखो इंग्लिश के अंदर तो मेरे भाई जितने पद हैं उतने बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरे। इंग्लिश के अंदर जितने पद है, तो इंग्लिश में जो डाइवोर्स है या पीएच कैटेगरी है ना, विशेष योग्य जन वाले, मैं माफी चाहूंगा, विशेष योग्य जन में तो क्या है, विशेष योग्य जन जितने पद हैं,
है ना, उतने ही फॉर्म ही नहीं भरे गए, तो वहां तो आपका सबका सिलेक्शन है। हाँ, बात करते हैं डाइवोर्स कैटेगरी की, तो डाइवोर्स कैटेगरी में 76 क्वेश्चन हो रहे हैं, 150, तो आप सिलेक्ट हैं, आप चिंता ना करें। दिनेश नाथ करें टीएसपी हिंदी 106। मेरे भाई दिनेश, आप अनावश्यक ही तनाव ले रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा दिनेश। 106 क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी 216 नंबर हो रहे हैं, हो जाएगा दिनेश। ओबीसी में हिंदी में आपका हो जाएगा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, 101% आपका हो जाएगा। जनरल टीएसपी 92 हिंदी क्वेश्चन से सर होगा नहीं, वरना फिर से नहीं। देखो 92 में भी हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टीएसपी में हो जाएगा। देखो मैंने कट ऑफ का, देखो अब मैं कट ऑफ के बारे में मेरे को इतना याद तो है नहीं, सारी चीजें है ना, लेकिन फिर भी जो है मैंने कट ऑफ का वीडियो डाला हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो को जरूर देखिएगा। और मैंने पहले फर्स्ट वीडियो भी वो मेरा वही है कट ऑफ का, और अभी भी मैं उसी कट ऑफ पे अडिग रहूंगा कि आप उस कट ऑफ को देखिएगा, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है यदि उस कट ऑफ में आप आ रहे हैं तो। और फिर मैं कहूंगा, फिर मैं यही कहूंगा कि कट ऑफ जो है ना अप्रत्याशित कम रहने वाली है, क्योंकि पता है आपको, कर्मचारी चयन बोर्ड जितने ऑब्जेक्शंस लगे उन क्वेश्चंस को भी क्या करेगा, डिलीट। एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको साझा करना चाहूंगा जिसपे आप थोड़ा सा देखिएगा। जैसे मान लो कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, तो कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करने वाला समझिएगा। जैसे मान लेते हैं अपन रिट L1 है, क्या है रिट L1, इसको समझना सबके लिए एक ही बात है। रिट L1 में पांच क्वेश्चन जो इन्होंने क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। क्या कर दिए, डिलीट। अब तीन विद्यार्थी कहानी करते हैं, ए बी और सी। ए विद्यार्थी वो है जिसके 110 सही हो रहे थे आंसर के आने के बाद में, बी विद्यार्थी वो है जिसके 105 सही हो रहे थे, और सी विद्यार्थी वो है जिसके 100 सही हो रहे थे। अब जो ये ए है, इसके ये जो 5 क्वेश्चन जो है इसके ये सही थे, है ना, इसके 5 क्वेश्चन सही नहीं थे, नहीं इसके भी सही थे, लेकिन बोर्ड ने नहीं माना था और इसने तो छोड़ दिया था कि उसको आ नहीं रहा था। समझना इस कैलकुलेशन को, समझना आप। अब क्या होगा, यहां पर क्या होगा, अब चूंकि डिलीट कर देगा तो इसके तो 5 क्वेश्चन जो है डिलीट होंगे, तो ये तो कहां पर आ जाएगा, 105 पे आ जाएगा। इसके तो 105 सही हुए थे, ये 5 क्वेश्चन इसने नेगेटिव कर चुका था पहले ही, और इसने छोड़ दिया था, यही है। अब क्या हुआ यहां पर, इसके नंबर कितने बन रहे हैं, 210, इसके नंबर भी कितने बन रहे हैं, 210, जब डिलीट हो गया तब, और इसके नंबर कितने बन रहे हैं, 200। समझिएगा चीज को, थोड़ा समझिएगा। अब आगे देखिएगा, अब ये जो 5 क्वेश्चन डिलीट किए, तो 300 नंबर का पेपर है पूरा, 300 बराबर कितना होता है, 150। अब क्या हो गया, पेपर तो 300 नंबर का ही है, लेकिन क्वेश्चन कितने हो गए, 145। कितना हो गया, 145। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं, कैलकुलेशन कैसे चलेगी इसकी और कितना फर्क पड़ेगा, एक सेकंड के लिए। यानी कि 300 में डिवाइड कर दूं 145 का, तो एक क्वेश्चन कितने का होगा, 2.068 अंक का, ठीक है, कितने का हो गया। अब यहां जो जिस बच्चे के 105 क्वेश्चन सही थे, इस बच्चे के 105 थे, तो अभी यहां पर क्या करेंगे, 105 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2.068, तो इसके नंबर कितने हो गए, 217। कितने हो गए, 217। अब इसके भी, चूंकि यहां इसके भी 105 ही हैं, जबकि इसके पहले 110 थे क्वेश्चन, इसके भी 105, तो इसके भी कितने हो गए, 217, और इसके 100 थे, 100 इंटू 2.068, इसके कितने नंबर हो गए, 206। अब आप समझ रहे हैं इसको, क्या समझ रहे हो आप, अंतर समझाया। एक बच्चे के 110 सही थे आंसर के आने के बाद में, एक बच्चे के 105 सही थे आंसर के आने के बाद में, एक बच्चे के 100 सही थे आंसर के आने के बाद में। लेकिन हुआ क्या, इसके जो 5 क्वेश्चन इन 110 में से जो पहले सही थे, बोर्ड के अनुसार सही थे, तो इसलिए 110 हो रहे थे, लेकिन जब लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया तो इसके 5 क्वेश्चन क्या हो गए, डिलीट हो गए, तो ये कितने पे आ गया, 105 पे आ गया। इसके तो चूंकि इसने भी किया था क्वेश्चन, लेकिन इसके तो पहले ही बोर्ड ने आंसर गलत मान लिया था कि डबल आंसर था, इससे गलत हो गए थे, तो ये पहले से 105 पे था और इसने तो छोड़ ही दिए थे। तो देखो अब छोड़ने वाले के पहले क्या हो रहे थे, 200 नंबर हो रहे थे, 105 वाले के 210 हो रहे थे, और इसके भी 210 हो रहे थे, ठीक है, दोनों बराबर आ रहे थे ये तो। अब यहां पर क्या हुआ, जब 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए तो कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करता है, उन नंबरों को बाकी बचे हुए
प्रश्नों में जोड़ देता है। तो इसने जोड़ दिया भाई, प्रत्येक प्रश्न कितने का हो गया, कितने अंक का हो गया। तो अब ये दोनों कहां पर आ गए, बराबर आ गए। और ये भी देखिए आप, इसके भी कितने नंबर बढ़ चुके हैं, 6 नंबर बढ़ गए, 6 नंबर बढ़ गए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि ये प्रश्न डिलीट होते हैं, यदि ये प्रश्न डिलीट होते हैं तो नुकसान जो है ना, नुकसान बहुत ज्यादा लोगों को नहीं होगा, नुकसान ज्यादा उन लोगों का होने की संभावनाएं हैं जिनके वो प्रश्न सही थे बोर्ड के अनुसार। मेरी बात को ध्यान सुनना, जिनके वो प्रश्न बोर्ड के अनुसार सही थे उनके वहां पर नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि ये पहले यदि 110 होते तो ये कितने पे जा रहा था, 220 नंबर पे जा रहा था। ये कितने पे जा रहा था, 220 पे। और हो कितने गए इसके, 217। ये 105 वाला कितने पे था, 110 पे था, ये 217 पे चला गया। और ये 200 वाला, जो 200 वाला तो कहां चला गया, 206 पे चला गया। बात समझ रही है। तो यहां इसके बच्चे के 3 नंबर क्या हो गए, कम हो गए अल्टीमेटली। बात समझ। और इसके अल्टीमेटली कितने नंबर बढ़ गए, क्योंकि यहां 10 थे तो यहां कितने हो गए, 17। इसके 7 नंबर बढ़ गए, इसके 3 नंबर कम हुए, इसके 7 नंबर बढ़ गए, इसके 6 नंबर बढ़ गए। तो कहने का मेरा मतलब यह है, यदि प्रश्न डिलीट होता है, यह क्वेश्चन था एक विद्यार्थी का, यदि प्रश्न डिलीट होते हैं तो उन विद्यार्थियों को नुकसान होगा जिन विद्यार्थियों के आंसर की के अनुसार वो सही थे, उनको नुकसान होगा। तो वो बच्चे जो है ना, इस चीज को फिर से एक बार अपने जहन में लेकर चले कि ये नुकसान जरूर उनको होगा। अब कितना होगा, कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, वो बोर्ड पे निर्भर करेगा। हाँ जी, वो बोर्ड पे निर्भर करेगा। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है ना। ये कैलकुलेशन जो है आपको जरूर ध्यान रखनी है कि भैया ये संभावनाएं बनने वाली हैं। ये संभावना, ये तो मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन की बात की है जो कि L1 में संभावनाएं हैं। जैसे आप L2 के अंदर, L2 हिंदी में आप देखोगे तो L2 हिंदी में मेरे भाई 10 से 12 प्रश्न हैं, 10 से 12 प्रश्न हैं। तो ये 10 से 12 प्रश्न है ना, उलट फेर करने के लिए खूब है, उलट फेर करने के लिए पर्याप्त है ना। पूरा उलट फेर सिस्टम कर देंगे ये। और देखना आपको, यही इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि रिट का जो परिणाम है, रिट का जो परिणाम है वो क्या रहने वाला मेरे भाई, अप्रत्याशित रहने की संभावना है, अप्रत्याशित रूप से कम रहने की संभावना है। क्योंकि जिनके ज्यादा नंबर हैं, स्वाभाविक सी बात है उनके वो क्वेश्चन सही हैं। कौन से, जो बोर्ड जिनको गलत मान रहा है। अब लोगों ने उनके तथ्य लगाए हैं, बोर्ड उनको गलत मान लेता है, डिलीट कर देता है। उन बच्चों के नंबर अत्यंत तो नहीं कहूंगा, लेकिन उन बच्चों के नंबर कम होने की पूरी संभावना है। जब उन बच्चों के नंबर कम हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है एक बार फिर मेरिट जो है अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगी, कम होगी। मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप मेरी बातों पे विश्वास करें या मेरी बातों पे आप खुश हो जाएं, लेकिन ये बात सत्य है, सत्य है, 101% ये सत्य बात है कि ऐसी संभावनाएं बनेंगी। आप खुद देख लेना, क्योंकि जिसमें जितने ज्यादा ऑब्जेक्शंस लगे, और ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा जहां तक मेरे को अनुमान है, जहां तक न्यूज़पेपर्स की अपन बात करते हैं, हिंदी विषय में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन लगे। और लोगों को हिंदी विषय की कट ऑफ सबसे ज्यादा लग रही है, जबकि मैंने हिंदी विषय की कट ऑफ शुरू में ही बहुत कम बताई थी, तुलनात्मक। लेकिन फिर मैं कहूंगा फाइनल कट ऑफ तो कर्मचारी चयन बोर्ड ही जारी करेगा। फिर आप कहोगे सर फिर आप क्यों बता रहे हो, मैं तो सिर्फ आपसे बातचीत करने आया हूं, आपका हौसला बढ़ाने आया हूं, आपसे मिलने आया हूं कि आप चिंता ना करें, जो होगा अच्छा होगा। संघर्ष की ही जीत होती है और संघर्ष ही जीवन है। बाकी आपकी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर अपन बात कर लेते हैं। संशोधित आंसर की कब आएगी सर जी? संशोधित होकर ये रिजल्ट के साथ में आएगी, रिजल्ट के साथ में आएगी, है ना, रिजल्ट के साथ में आएगी। उसमें क्लियर हो जाएगा भाई ये क्वेश्चन डिलीट मान लिया और ये डिलीट नहीं माने हैं। चलिए मित्रों, तो आशा है आपको ये जो सेशन है आपके समझ में आया होगा। और फिर से मैं एक चीज बता देता हूं आप सब लोगों को जो काफी महत्वपूर्ण है, और ये वो विषय है मुख्यमंत्री अनुप्रति निःशुल्क कोचिंग योजना। इसमें फॉर्म भरिएगा, आपके नंबर कम आ रहे हैं तो निःशुल्क कोचिंग करवा देंगे, आपको रिट की करवा देंगे। बात समझ आई आपको? दक्ष स्टडी सेंटर चुन लेना। दक्ष के 2 ऑफलाइन सेंटर हैं, एक सलूम्बर जो भी नवीनतम जिला बना है और दूसरा उदयपुर में है। साथ में आपको ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे। तो आप ये जरूर देख लेना कि भाई जो है आपको निःशुल्क वाला जो फॉर्म है वो जरूर भर देना, जिससे
मान लो कि संभावना ऐसी बनी कि भाई अपना नंबर कम रहे या आपके जो जानकार हैं उनको बता देना जिससे उनका फायदा हो जाए, तो ये आप क्या करेंगे, एसोसो आईडी से निःशुल्क कोचिंग वाला फॉर्म भरें और इस कोचिंग का फायदा लेने के लिए फॉर्म भरते समय कोचिंग संस्थान में क्या करें, दक्ष स्टडी सेंटर करें। और किसी को कोई समस्या हो, कोई बातचीत हो, कोई तनाव में हो, तो आप इस नंबर पे जो है 77375008 पर अपना बड़े भाई को जो है, आपका मैं बड़ा भाई मैं अपने आप को मान लेता हूं, आप मानो या ना मानो, तो आपको इस पर जो भी है वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।